8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं और अगर आपकी अनुमति होगी सर तो मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता होती थीं, उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में बाकायदा ये उनकी स्पीच रिकॉर्डेड है, 3 अगस्त 2010 की है और उस समय पे डिस्कशन भी होते थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन, जो आजकल विपक्ष को वंचित रखा जा रहा है। तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं की स्पीच में रिपीट करना चाहूँगी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता है और पुकारता है वो एकमात्र शब्द है, वो है महंगाई। वो अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है वह वाक्य है, मार दिया इस महंगाई ने। महंगाई पर सुषमा स्वराज ने कही थी जो बात, प्रियंका ने सरकार को वही सुना दी। प्रियंका ने कहा कि क्या देश की जनता के सामने अपने इस तरह की उपलब्धियां गिनाना चाहते थे आप। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि आज 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर मैं सुषमा स्वराज जी का रिकॉर्ड स्पीच बयान करना चाहूँगी। उन्होंने सुषमा स्वराज की 2010 के अगस्त महीने की स्पीच को कोट करते हुए कहा, उस समय चर्चाएं होती थी महंगाई और इकोनॉमी पर, जिससे आजकल विपक्ष को वंचित रखा जा रहा है। मैं उन्हीं के भाषा में उन्हीं को स्पीच को दोहराना चाहूँगी। प्रियंका चतुर्वेदी ने सुषमा स्वराज की स्पीच को दोहराते हुए कहा कि मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगी, आम आदमी जो आज स्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान स्थिति को वह जिस शब्द से जानता है और पुकारता है वो शब्द एकमात्र महंगाई है। वो अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है वह वाक्य है, मार दिया इस महंगाई ने। देखिए एक बार यह वीडियो। आगे वो बोल रही हैं, मुझे ये कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। मैं कहना चाहती हूं कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है। उन्हीं के शब्दों को अगर हम रेफरेंस को दे दीजिए। मैं बिल्कुल दे दूंगी सर। अगर उन शब्दों को हम फिर से रिपीट करेंगे 2022 में और ख़ास करके उस सरकार पे जिसने 2014 से महंगाई की मार की बात की हो, तो ये शब्द फिर से उन पे लागू होते हैं। सर, हमारे वरिष्ठ नेता, शिवसेना के वरिष्ठ नेता श्री अनिल देसाई जी राज्यसभा के मेंबर हैं और उन्होंने इस बात को उठाया था जब बजट पे डिस्कशन हो रहा था कि जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनका वेज रिविजन होना था। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ का हो गया, पीएसयू बैंक्स का हो गया, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज़ का हो गया, और इनके वेतन की जब बात आई है 2012 से जो वेतन है वो अभी तक लगातार वही चल रहे हैं। और इन लोगों ने उस समय पे काम किया है जब कोविड का काल था, फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, जैसे बैंक एम्प्लॉयज़ थे वैसे वो भी लगातार काम कर रहे थे। और वो उनकी बस एक ही मांग है कि जो वेज रिविजन है उसको कंक्लूड कर उनको जो सही वेज है वो उनको मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इस वेज रिविजन का जो चर्चा है उसको कंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। और उनके ऊपर जो भार लगा हुआ है, महंगाई की मार है, सब जनता पे है, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ध्यान देना चाहिए सर। सर, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हो रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो जब जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है तो ये मानना लाजमी होगा कि लोग जो हमारे देशवासी हैं, जो युवा हैं, वो दूसरे देशों में जाकर रोजगार के माध्यम ढूंढ रहे हैं। और रोजगार के माध्यम ढूंढने के साथ साथ जो हमारा टैलेंट ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, वो लगातार जारी है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूँ। 2018 की एक बैंक रिपोर्ट थी जिसमें कहा था हमारे जो युवा जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, पर जो हमारी जो बात की जाती है कि गरीब विरोधी सरकार है, वो अब शायद जो मिलियनेयर्स हैं, जिनके पास सारे व्यवस्थाएं हैं, उसमें से 23,000 इंडियन मिलियनेयर्स हैव लेफ्ट द कंट्री सिंस 2014। उन्होंने भी इस देश को नो कॉन्फिडेंस दिया है सरकार की वजह से। एक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रिव्यू रिपोर्ट आई है जो कहती है 5,000 मिलियनेयर्स
2% of the total number of high net worth individuals in India have left the country in 2020 alone. ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज के अनुसार आज ये हाल बनाया हुआ है। 6 लाख इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप भी गिव अप कर दी है। और जब हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट माइग्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ अभी FDI की बात सुन रही थी, माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बहुत सारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग FDI आ रहा है जब से इनकी सरकार बनी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगी सर, 2010 में 2020-21 में कहा गया था $81.7 बिलियन FDI देश में आया था, जो कि पिछले साल से 10% ज़्यादा था। पर अगर RBI की उसी साल की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें FDI जो आया था उसका सबसे ज़्यादा कंपोनेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आया था, जिसका जंप था 6,801%। और FDI का इन्वेस्टमेंट जो आया था वो कितना था? barely 0.8%। तो ये जो हवाला देते हैं 10% का, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जैसा ही प्रॉफिट बनता है ये पैसा निकाल कर ले जाते हैं। 2 दिन पहले सर, ऑल इंडिया रेडियो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसमें बाकायदा ये रिपोर्ट आई थी, ट्वीट किया गया था, बेचारे को ट्वीट डिलीट, बेचारा बेचारी जो भी हो गए उस ट्वीट के पीछे, उनसे डिलीट करवाया। मैं तो उम्मीद करती हूँ उस बेचारी बेरोजगार ना हो गए हों। Foreign investors have pulled out over rupees 1.1 lakh crore from the Indian capital markets in the first 3 months of this year. तो जो सरकार FDI का हवाला दे रही है, ये सरकार क्या ये भी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी देश की जनता के सामने? नहीं गिनाएगी। टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात किया, कहा हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है, जैसे कि हम पे कोई एहसान किया हो। इस समय पर जब देश पे इतनी महंगाई की मार है और देश के युवा बेरोजगार हैं, आप कहें हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है और आप उसका एहसान मानिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। कुछ दिनों से, कल भी मैंने सुना, 2 सीनियर लीडर्स हैं, ऑनरेबल MPs भी हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बात की। आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगी इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूं। जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे, पर हाँ, हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर TDS भी लगाएंगे। और मैं जब माननीय MP को सुन रही थी, सर कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हाँ, जरूर लगा दूंगी सर अगर आपकी अनुमति होगी। वित्त मंत्री बता दो दे लीगल है या इलीगल। जी, तो मैं यहाँ पर बस ये बात कहना चाहूंगी सर कि हमारा टैक्स भी लग गया उस पर, हमें ये भी नहीं पता कौन सा स्टेटस है उसका, एसेट क्लास है, क्या क्लास में उसके अंतर्गत किया गया है। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ और बढ़ाओ, क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है और शायद सभी को ध्यान होगा, जब देश में कंप्यूटर आया था, तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है। अगर रोकते नहीं है तो कहते हैं हम घर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं
कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, एनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की ज़रूरत क्या है, वेब 3.0 क्या है, तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। सर मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ यहाँ पे कहूँगी। मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज़ को डिस्टर्ब करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराएं नहीं। आज जब इंटरनेट आया सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई का प्रेशर है तो तब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये मानना लाजमी होगा कि हमारे देश के जो देशवासी हैं, जो युवा हैं, वो दूसरे देशों में जाकर रोजगार माध्यम ढूंढ रहे हैं। रोजगार का माध्यम ढूंढने के साथ साथ जो हमारा टैलेंट है वो भी गुम होता जा रहा है, वो लगातार जारी रहती हैं। और आगे कहती हैं कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वो अपने डेटा का जिक्र करते हुए कहती हैं कि हमारे जो युवा हैं वो जा रहे हैं, वो तो जा ही रही है, लेकिन जिन लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं हैं उनमें से भी 23,000 मिलियनर्स हैं जो 2014 के बाद में देश छोड़कर जा चुके हैं, वो सब इन सरकार की वजह से जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रेवेन्यू रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि केवल 2020 में ही 5,000 मिलियनर्स देश छोड़कर जा चुके हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसी की वजह से ये हाल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि 6 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि प्रियंका जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।